दोस्तों नमस्कार। आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ने वाले हैं बाल विकास और बाल विकास में सिलेक्शन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन का सबसे कम महत्वपूर्ण कारण है। देखेंगे जो है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा, इसका सबसे कम महत्वपूर्ण कारण कौन सा है। तो देखेंगे पहला प्रश्न ऑप्शन दिया हुआ है, उन लक्ष्यों की ओर उनकी प्रगति की निगरानी करना। तो दोस्तों यह एक महत्वपूर्ण कारण है। सेकंड है, उनके अधिगम और विकास के लिए लक्ष्य निर्धारित करने में छात्रों की सक्रिय भागीदारी, यह भी सबसे महत्वपूर्ण कारण है। तीसरा दिया हुआ है, किसी भी अंतराल को संबोधित करने का निर्धारण, ये भी इम्पोर्टेंट कारण है। चौथा दिया हुआ है, लर्न कोर कंटेंट नॉलेज एंड स्किल, यानी मुख्य सामग्री ज्ञान और कौशल, ये सबसे कम महत्वपूर्ण कारण है। यानी अगर मैं क्वेश्चंस के आंसर की बात करूंगा तो हमारे क्वेश्चंस का आंसर होगा चौथा ऑप्शन, मुख्य सामग्री ज्ञान और कौशल, ये सबसे कम महत्वपूर्ण कारण होगा बाल केंद्रित शिक्षा। क्लियर है? सभी को समझ में आया होगा? मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। सेकंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मानव जाति में अभिवृत्ति किस प्रकार से वितरित है। हमें अभिवृत्ति का वितरण बताना है कि मानव जाति में इसका वितरण किस प्रकार से है। वितरण सामान्य है, वितरण अस्त व्यस्त है, वितरण विषम है, वितरण विविधतापूर्ण है। देखेंगे तो अगर हम एप्टीट्यूड की बात करेंगे तो वितरण सब में नॉर्मल है, यानी इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो सभी मानव जाति में क्या हुआ है, सामान्य है। तो इसका आंसर जो होगा प्रश्न दूसरे का वो होगा वितरण सामान्य है। क्लियर है? किसी प्रकार का किसी को डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आप सभी को रिप्लाई करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। देखेंगे प्रश्न 3 में क्या लिखा हुआ है, कोई वस्तु क्या है, हम उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं, इस विषय में उससे जुड़े मानसिक प्रतिरूप या विचार को क्या कहा जाता है। बहुत ही सिंपल है, मैंने आप लोगों को क्लास में भी समझाया था कि आपने पढ़ा होगा जीन पियाजे के बारे में, और जीन पियाजे ने ही बताया है कि कोई वस्तु क्या और उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं, इससे जुड़े प्रतिरूप या जो मानसिक हमारी संरचना है उस विचार को कहा जाता है स्कीमा। यानी प्रश्न तीसरा का जो आंसर होगा वो होगा स्कीमा। ठीक है? और स्कीमा में हमारी जानकारी एक प्रकार से उसमें मौजूद होती है, किसी वस्तु के बारे में क्या उसकी अंडरस्टैंडिंग है, ये सारी चीज़ें स्कीमा कहलाएंगी। ठीक है? तो प्रश्न तीसरा भी आपको समझ में आया होगा। प्रश्न 4 देखेंगे। प्रश्न 4 क्या लिखा हुआ है कि 15 बच्चों की कक्षा में जहां आपके पास 15 अलग अलग सीखने की शैली और 15 अलग अलग व्यक्तित्व वाले बच्चे हैं, बाल केंद्रित शिक्षा है। देखेंगे 15 बच्चों की कक्षा में 15 अलग अलग सीखने की शैली और 15 अलग अलग व्यक्तित्व वाले बच्चे हैं। यानी बात करेंगे तो वहाँ पर सभी बच्चे समान नहीं हैं, अलग अलग प्रकार के हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए आप किस प्रकार की शिक्षा का प्रबंध करेंगे। ऑप्शन पहला दिया हुआ है, एक शिक्षण प्रणाली के साथ एक पाठ्य योजना विकसित करना, यानी सभी बच्चों के लिए एक पाठ्य योजना विकसित करना। ठीक है? तो ये तो हम नहीं कर सकते क्योंकि अलग अलग प्रकार के बच्चे और सभी बच्चों को हम एक सी पाठ्य योजना से नहीं पढ़ा सकते। दूसरा, प्रत्येक बच्चे को देखकर एक पाठ्य योजना विकसित करना और उसकी ज़रूरतें क्या, बिल्कुल करेक्ट। प्रत्येक बच्चे की ज़रूरतों को महसूस कीजिए, किस बच्चे को किस प्रकार से पढ़ाना है, क्या उसके लिए प्लान होगा, क्या पाठ्य योजना होगी, उस तरीके से उस पाठ्य योजना को विकसित करना और बच्चे को अधिगम कराना, ये करेक्ट होगा। तीसरा ऑप्शन दिया है, कक्षा की क्षमता के मध्य को लक्षित कर तो एक पाठ्य योजना विकसित करना, ये भी गलत है। एक पाठ्य योजना विकसित नहीं कर सकते क्योंकि बच्चे तमाम प्रकार के हैं, अलग अलग विशेषता वाले बच्चे हैं, सामान्य बच्चे भी हैं, वहाँ पर प्रतिभाशाली बच्चे भी हैं, विकलांग बच्चे भी हैं, सभी की शैली अलग है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। चौथा, एक पाठ्य योजना विकसित करती है जो सभी के लिए उपयुक्त है, ये भी गलत है। तो हमारे क्वेश्चन आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। देखेंगे प्रश्न 5 क्या है, प्रगतिशील शिक्षा के जनक के रूप में याद किए जाने वाले सिद्धांतकार। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 1 सेकंड में आंसर दे देंगे आप लोग। जॉन डुई सभी लोग जानते हैं। ठीक है? और जीन पियाजे के बारे में आपने पढ़ा, ग्राहम गिब्स, फ्रेडरिक फ्रोवेल। तो प्रगतिशील शिक्षा किसने दिया, जॉन डुई ने दिया, ये आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। सभी लोग बताएंगे, पियाजे ने क्षमताओं और योग्यताओं को यह नाम दिया। बहुत ही सिंपल है,
हमने अभी कुछ देर पहले एक प्रश्न को हल किया था। पियाजे ने क्षमताओं और योग्यताओं का नाम जो दिया है, आपको पता होना चाहिए, ये इसका आंसर होगा स्कीमा। स्कीमा में ये बताया उन्होंने कि व्यक्ति की जो क्षमताएं और योग्यताएं निहित होती हैं वो स्कीमा में होती है, और उसका नाम भी स्कीमा ही कहलाता है। यानी किसी वस्तु के बारे में जानकारी और उसके बारे में जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो स्कीमा कहलाती है। तो ये बात आपको पता होगी। तो प्रश्न 6 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? स्कीमा। समायोजन, ये तो जब कोई व्यक्ति एक कक्षा में समायोजित होता है, उसके अनुरूप ढल जाता है, उसे समायोजन कहते हैं। अहम केंद्र भाव आपने पढ़ा, ईगो, ठीक है, यह जो होता है ईगो सेंट्रिज्म बोलते हैं। और चौथा आत्मसातकरण, यानी किसी नियम को अपने अकॉर्डिंग, अपने मन दिमाग, अपने मानस पटल को उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेना आत्मसातकरण कहलाता है। क्लियर है? तो ये प्रश्न 6 का आंसर होगा पहला। अब हम लोग प्रश्न 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7 है अन्वेषण यानी डिस्कवरी। अधिगम में शिक्षक अधिगम के एक खालिस्तान की भूमिका निभाते हैं। सिंपल है, जब भी बात आएगी अन्वेषण यानी डिस्कवरी की, इस प्रकार के अधिगम में अगर शिक्षक की भूमिका पूछा जाएगा तो आप लोग सलाहकार नहीं चूज करेंगे, प्रबंधक भी चूज नहीं करेंगे, प्रेरक भी नहीं। क्या होगा करेक्ट आंसर? फैसिलिटेटर यानी समन्वयक। मतलब जब कोई हम वैज्ञानिक खोज कर रहे होंगे यानी कोई डिस्कवरी कर रहे होंगे, उस समय जो हमारा शिक्षक होगा वो हमारे लिए फैसिलिटेटर का काम करेगा, समन्वयक का काम करेगा। सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। तो हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की ओर। और प्रश्न क्रमांक 8 में देखेंगे विशेष शिक्षा इससे संबंधी है। देखेंगे व्यक्ति जो होते हैं उनको सभी को शिक्षा दी जाती है, लेकिन विशेष शिक्षा का प्रबंध किन व्यक्तियों के लिए, किन बच्चों के लिए किया जाएगा? तो आपको पता होना चाहिए प्रतिभाशाली बच्चों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, ये करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, क्योंकि शिक्षकों को शिक्षा नहीं दे सकती तो दूसरा ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे बात चल रही है विद्यार्थियों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम की चर्चा नहीं हो रही है। तीसरा प्रतिभाशाली लोगों के लिए शिक्षा, ये टैलेंट लोगों को तो विशेष शिक्षा देने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो टैलेंटेड हैं, उनको नॉर्मल शिक्षा भी देंगे तो वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकते हैं। एजुकेशनल प्रोग्राम्स फॉर डिसेबल्ड, देखो डिसेबल्ड मतलब विकलांग, या बात करेंगे तो दिव्यांग। मध्य प्रदेश सरकार ने विकलांगों के लिए एक सम्मानजनक और एक बढ़िया सा शब्द प्रयोग किया है, अपने कहना चाहिए अनुशासिक और प्रशासनिक जगह इस शब्दों का यूज कर रहा है दिव्यांग, जो कि बहुत ही बढ़िया नाम है। तो विकलांगों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम, बिल्कुल विकलांगों को ही हम स्पेशल शिक्षा दे सकते हैं, स्पेशल एजुकेशन यानी विशेष शिक्षा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा चौथा ऑप्शन। क्लियर सभी लोगों को? कोई भी डाउट हो कमेंट में जरूर बताएंगे। प्रश्न क्रमांक 9, ठीक है, प्रश्न क्रमांक 9 सभी लोग देखेंगे क्या लिखा हुआ है कि बुद्धिमत्ता जो है, खालिस्तान बुद्धिमत्ता तीव्रतर विकास से जुड़ी है। तीव्रतर विकास मतलब जिसका विकास बहुत तीव्र होता है, जल्दी होता है। तो ऐसी कौन सी बुद्धि है? तो आपको पता होना चाहिए उच्च बुद्धि, क्या हायर या हाई। तो किस प्रकार की इंटेलिजेंस? हायर इंटेलिजेंस। उच्च बुद्धि वाले लोगों का विकास भी तीव्र होता है, वो जल्दी से किसी चीज़ को समझ सकते हैं और व्याख्यात भी कर सकते हैं, यानी उसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। जिन छोटे से बच्चों में या जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा कुछ बच्चे बहुत ही कम उम्र में बोलना प्रारंभ कर देते हैं और सीखना भी प्रारंभ कर देते हैं। कुछ बच्चे 2 साल 2.5 साल इसके बाद वो चीज़ों को सीखते हैं और बोलना प्रारंभ करते हैं। तो उनका जो मंद विकास होता है और जो जल्दी सीखते हैं उनका तीव्र विकास होता है। ये किस पे निर्भर है? बुद्धि पर, यानी उनकी उच्च बुद्धि होती है और जो मंद गति सीखते हैं उनकी मंद बुद्धि होती है। क्लियर है? चलिए सिलेक्शन के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, अधिगम सिद्धांत माता पिता की भूमिका को उनके बच्चे के विकास में कैसे चिन्हित करते हैं? बहुत ही सिंपल है। अधिगम सिद्धांत माता पिता की भूमिका को उनके बच्चे के विकास में कैसे चिन्हित करते हैं? एस ट्रेनर्स प्रशिक्षकों के रूप में, एस टीचर्स शिक्षकों के रूप में, एस भागीदार यानी एस पार्टनर्स, एस सपोर्टर्स, किसके रूप में? मुझे बताएंगे सभी लोग। तो आपको मैं बता दूं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रशिक्षक। देखेंगे अधिगम सिद्धांत की बात हो रही है ना, तो अधिगम सिद्धांत में माता पिता की जो भूमिका होगी वो बच्चे के विकास में एक प्रशिक्षक के रूप में होगी।
क्लियर है सभी लोगों को? ठीक है, तो हम अगर 5 क्वेश्चन और करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर होंगे, तो मैं सोच रहा हूँ कि 5 क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्लियर है सभी लोग? चलिए प्रश्न क्रमांक 11 की ओर आगे बढ़ते हैं। देखेंगे प्रश्न 11 क्या है। हम 15-15 क्वेश्चन करेंगे। प्रश्न 11 दिया हुआ है, एक समूह के समाजमिति विश्लेषण का उपयोग व्यक्तित्व के खालिस्तान विधि के रूप में मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब देखेंगे समाजमिति विश्लेषण का उपयोग व्यक्तित्व की किस विधि के रूप में मापने के लिए किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, प्रक्षेपण के लिए नहीं होता, सब्जेक्टिव यानी व्यक्तिनिष्ठ और प्रोजेक्टिव यानी प्रक्षेप, इनके लिए नहीं होगा। ठीक है, किसके रूप में होगा? तो वस्तुनिष्ठ विधि के रूप में मापने के लिए समाजमिति विश्लेषण का उपयोग किया जाएगा। क्लियर है सभी लोगों को? तो प्रश्न 11 का आंसर क्या होगा? दूसरा ऑप्शन वस्तुनिष्ठ। प्रश्न 12 का आंसर देखेंगे। प्रश्न 12 क्वेश्चन क्या है? प्रश्न 12 जो क्वेश्चन है, विलियमसन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन निर्देशन परामर्श का लाभ है? देखेंगे आपने पढ़ा होगा निर्देशन और परामर्शन, डायरेक्टिव और काउंसलिंग। तो ठीक है, ये दोनों चीज़ें बहुत ही सिंपल हैं। भावनात्मक पहलू की बजाय बौद्धिक पर जोर दिया जाता है, ये बिल्कुल लाभ है। ठीक है, कुशल और आश्वस्त होने के लिए परामर्श लेने वाले का मार्गदर्शन नहीं करता, ये गलत बात बताया है इसमें। परामर्श लेने वाले को निर्भर बनाना ये भी जरूरी नहीं है। पहल को दबाना ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। यानी हमारे प्रश्न क्रमांक 12 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन पहला होगा। क्लियर है? निर्देशन और परामर्शन मैंने आप लोगों को क्लास में पढ़ाया है। ठीक है, और अगर आपने मेरी क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आपको क्लासें मिल जाएंगी। प्रश्न क्रमांक 13, आर्थोमेटिक उपकरणों को मुख्य रूप से खालिस्तान के लिए डिजाइन किया गया। नन ऑफ दीज शरीर के अंगों को समर्थन देने, शरीर के हिस्से को मरम्मत करने, ना होने वाले अंगों की जगह लेना। देखो आर्थोमेटिक उपकरण बोला डिजाइंड, ठीक है, प्राइमरीली यानी शरीर के अंगों को समर्थन देने के लिए आर्थोमेटिक उपकरणों को डिजाइन किया जाता है। यानी प्रश्न क्रमांक 13 का जो आंसर होगा वो दूसरा ऑप्शन होगा। क्लियर है सभी लोगों को? प्रश्न नंबर 14, प्रश्न क्रमांक जो 14 है, छात्रों के अधिगम के परिणाम के विषय में आकलन को खालिस्तान मूल्यांकन के रूप में जाना जाता है। डायग्नोस्टिक, नैदानिक, बेंचमार्क, फॉर्मेटिव, ठीक है, प्रोग्नोस्टिक। तो आपको पता होना चाहिए निदान मूल्यांकन के रूप में जाना जाएगा। ठीक है, परिणाम के विषय के आकलन को, ठीक है, किसके आकलन को? परिणाम के विषय के आकलन को, तो उसको निदान के रूप में जाना जाएगा। ठीक है, नैदानिक नहीं, निदान मूल्यांकन। ठीक है, और आज का लास्ट प्रश्न और लास्ट आंसर। क्लियर है सभी लोगों को? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलन ओरिएंटेशन कोहल वर्ग के अनुसार पारंपरिक नैतिकता के चरण के अंतर्गत आता है? तो दंड एवं आज्ञा के प्रति अनुकूलन, सामाजिक सहानुभूति और विवेक, तीसरा सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों की नैतिकता, सहायक उद्देश्य और विलियम। तो आपको पता होना चाहिए कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक जो पारंपरिक नैतिक के चरण में है उसमें कौन आता है? सामाजिक सहानुभूति और विवेक। यानी प्रश्न 15 का जो आंसर होगा वो दूसरा ऑप्शन होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम 15 क्वेश्चन आज कंप्लीट किए जो कि सिलेक्शन के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और इस प्रकार से मैं सीरीज आप लोगों के लिए लाने वाला हूं। तो वीडियो अच्छा लगा तो सभी लोग लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर करना, क्योंकि CTET और MP TET, UP TET, REET किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सब जगह काम आने वाला। और रिसेंट में अभी CTET का एग्ज़ाम होने वाला है। इसके बाद MP TET वालों के लिए तो यह सीरीज रामबाण की तरह है, और इसके बाद REET और UP TET, KBS, इस सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।